सब्जेक्ट्स हैं, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत टफ नहीं है। जैसे टीपीए था, टीपीए को एक एक वर्ड, एक एक लैंग्वेज आपको लिखना पड़ता है, लेकिन दिस सब्जेक्ट्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आसान सब्जेक्ट हैं, आसान भाषा है, आसान उनके कीवर्ड्स हैं, इजीली आप याद कर सकते हो, इजीली इसमें मार्क्स ले सकते हो। 2 सब्जेक्ट्स हैं, पुराने ईयर के जो सवाल हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसआरए की, फिर मैं बात करता हूँ लिमिटेशन की। दोनों सब्जेक्ट्स में इसमें इस सब्जेक्ट में लगभग 7 से 10 मान लो, इसमें 7 से 10 क्वेश्चन है सर, ये आपके तैयार होने चाहिए। जबकि लिमिटेशन में अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है, अब एक जो ट्रेंड बदला है वो ये बदला है कि अब शेड्यूल से भी सवाल आता है, अब शेड्यूल से भी क्वेश्चन आता है। आरजेएस में अब ट्रेंड बदल चुका है, शेड्यूल से सवाल आता है, शेड्यूल से सवाल आता है और शेड्यूल सवाल आएगा। दूसरा सेक्शन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा ये केस क्लोज में पूछ रहे हैं। तो हम किस तरह से तैयारी करेंगे इन 2 सब्जेक्ट्स की, आप देखिए, और एक स्ट्रेटेजी हमारी होगी क्या हमें लेके चलना है। दोनों सब्जेक्ट्स 10 to 12 मार्क्स के आएंगे सर, 10 से 12 मार्क्स के सिविल में दोनों सब्जेक्ट्स आएंगे। एसआरए एंड लिमिटेशन, हमें दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर किस तरह से तैयारी करनी है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। मैं आपको एक एक करके सवाल बताता हूँ, फिर मैं आपको लिमिटेशन में आर्टिकल्स मार्क करवाऊंगा कि ये आर्टिकल पढ़िए, ये वो मैं आपको आर्टिकल्स भी मार्क करवाऊंगा, ठीक है। उन आर्टिकल्स में किस तरह से सवाल पूछा गया है, क्या तरह से सवाल करने का है, एक बार वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एसआरए में आ जाइए प्लीज। देखिए एसआरए में डेफिनेशन क्लोज से नहीं पूछना और नहीं आता। एसआरए में ऑर्डर राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एसआरए में ऑर्डर राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से आप देखोगे तो टेम्परेरी इंजंक्शन आता है यहाँ से, और टेम्परेरी इंजंक्शन आता है, साथ में एक और चीज याद रखिएगा, सेक्शन 3 जो है ये एक सेविंग क्लोज है एसआरए के अंदर, ठीक है। मैं एसआरए से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज एसआरए निकाल लीजिएगा आप लोग। सेविंग क्लोज ये बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, सपोज इफ एनी डॉक्यूमेंट नॉट रजिस्टर्ड, मान लीजिए कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड कैसे, सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस पर कोई भी रिलीफ या रेमेडी, मतलब कोई भी अनुतोष प्राप्त नहीं होगा। एसआरए में कोई भी रिलीफ और रेमेडी आपको नहीं प्राप्त होगी। सबसे पहले ये समझिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो एसआरए में कोई भी रिलीफ या रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये समझिए, एसआरए के अंदर 7 तरह की रिलीफ दी हुई है। एसआरए के अंदर 7 तरह की रिलीफ है। मैं एसआरए की बात करता हूं, एसआरए में 7 तरह की रिलीफ है। पहली है रिकवरी ऑफ पोजीशन, अब उसमें मूवेबल इमूवेबल की मैं बात नहीं कर रहा, रिकवरी की बात कर रहा हूं। दूसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तीसरा है रेक्टिफिकेशन, चौथा है रिसेशन, पांचवा है कैंसिलेशन, छठा है डिक्लेरेशन, सातवां है इंजंक्शन। ठीक है सर, मैंने आपको बताया कि अगर सेक्शन 3 के अनुसार अगर कोई भी चीज रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है सर, एसआरए में कोई आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, एसआरए में कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा सिवाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं है तो भी। ये कहाँ लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसका आप प्रोवाइजो देखेंगे, परंतु देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा प्रावधान। ठीक है, मैं आपको ये प्रोविजन दिखा देता हूँ एक बार रजिस्ट्रेशन एक्ट का। एक बार ये सेक्शन 48, जो लोग घर पे हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट का बैलेट खोल लीजिए, जो लोग ऑफलाइन है वो प्लीज यहाँ देखिए। दिस इज द रजिस्ट्रेशन एक्ट। अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिखा देता हूँ सर।
स्पेसिफिक जो प्रावधान दिए हुए हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जी 48 नहीं 49, इसको चेंज कीजिएगा 49, इसको 49 कीजिए प्लीज। 49 बात करता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। ये एक सवाल, जब मैं आपको अभी सवाल को नोट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सवाल मेंस में आया हुआ सवाल है सर, और ये सवाल आता है। अब इसमें आप देखोगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है एज पर सेक्शन 17 या फिर टीपीए में जो होना चाहिए रजिस्टर्ड, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं उसको आप एविडेंसेस में ले सकते हो। लेकिन इफ यू लुक एट द प्रोवाइजो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइजो ये कहता है, परंतु क्या कहता है कि हम दो जगह उसका यूज कर सकते हैं, दो जगह उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग टीपीए में जहाँ पे रिक्वायर्ड बाय लॉ था, दूसरी बात ये होती है कि जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई सूट है चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने इसमें अमेंडमेंट नहीं किया, लेकिन ये जो बात कर रहा है, ये जो इसमें बात की गई है स्पेसिफिकली, ये जो बात कर रहा है, ये बात किसके रिगार्डिंग कर रहा है, उसके रिगार्डिंग कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब समझिए, जो चीज समझाना चाह रहा हूँ सर, कि देखिए कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं है, एसआरए में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा सिवाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के, सिवाय विंदिस पालन को छोड़ के, सिवाय संविदा के विंदिस पालन को छोड़ के, सिवाय सिविल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के, ये आपको रिलीफ मिल जाता है अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो भी, ठीक है सर। अब इसको प्रॉब्लम के बेसिस पे दे सकता है कि कोई पार्टी है, सिविल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल किया है, सिविल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी पार्टी ने सूट फाइल किया है, दूसरी पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट में ये बोलती है कि सर इसका डॉक्यूमेंट जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है एंड हेंस एज पर सेक्शन 3 इसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है सर। वहां पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 49 का प्रोवाइजो, और वो कहता है कि सर बाकी के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टी जा सकती है और उसको रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है सर। ये बात समझ में आई इतनी सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन लिखिए प्लीज। अब एक ही सवाल इस एसआरए से एक ही सवाल मल्टीपल टाइम आया है, और वो सवाल है सेक्शन 6 दे हैव आस्क्ड सेक्शन 6 मल्टीपल टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम पूछा है सेक्शन 6। क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर सवाल ये आता है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर सवाल ये आता है सर, तो इसमें आएगा सेक्शन 5। हिंदी में बोलूं, हिंदी में इसको बोला जाएगा सर कि किसी विंदिस स्थावर संपत्ति के प्रत्युदरण की क्या प्रक्रिया है, किसी विंदिस स्थावर संपत्ति के प्रत्युदरण की क्या प्रक्रिया है, इसमें सेक्शन 5 आएगा। सेक्शन 5 को सिर्फ सेक्शन 5 के साथ में ही नहीं लिखना होता, सेक्शन 5 को आपको लिखना पड़ेगा सपठित अनुच्छेद 64 और सपठित अनुच्छेद 65। ये 65 आर्टिकल किसके हैं सर, ये आर्टिकल है ये इंडियन लिमिटेशन एक्ट के, ठीक है सर। आप चाहो सेक्शन 5 का सूट फाइल करो 64 के अंदर, आप चाहो तो सूट फाइल करो आर्टिकल 65 के अंदर। तो 64 और 65 इसके साथ में आपको लिखना पड़ेगा, मतलब सेक्शन 5 के साथ में आप या तो 64 में जाइए या 65 में जाइए। एक बार प्लीज लिमिटेशन का ब्रेक निकालिए, प्लीज। देखिए लिमिटेशन का ब्रेक अगर आप देखेंगे तो 64 में लिखा हुआ है सूट नॉट बेस्ड ऑन टाइटल, मतलब ऐसा वाद जो किसी हक के आधार पर नहीं किया जाएगा, ऐसा वाद जो किसी हक के आधार पर नहीं किया जाएगा। 12 साल का इसका टाइम पीरियड होता है। कितने साल का टाइम पीरियड है इसका, 12 साल। ये जो है यहाँ पे है सूट बेस्ड ऑन टाइटल, यहाँ पर जो सूट बेस्ड ऑन टाइटल जो होता है सर, इसका भी टाइम पीरियड है 12 साल। दोनों में अंतर क्या है, अंतर समझिए, दोनों में क्या अंतर है सर, दोनों में क्या अंतर है, इस सेक्शन आर्टिकल 64 में क्या अंतर है और 65 में क्या अंतर है, ठीक है सर। इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ये मेरी कोचिंग है अभ्युत्थान लॉ अकेडमी, इसके बाहर एक ये एम्प्टी प्लॉट है सर, ठीक है ना, ये खाली प्लॉट है इसके बगल में। यहाँ पर एक चाय की थड़ी लगाता है, ठीक है, यहाँ पर एक चाय की थड़ी है, सुनिएगा सर, यहाँ पर एक चाय की थड़ी है जो एक एक्स नाम का आदमी लगाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा सर, मेरी अभ्युत्थान लॉ अकेडमी इसके बगल में एक प्लॉट है, प्लॉट पे खाली प्लॉट था, मतलब ये जो चाय की थड़ी लगा रहा है ये तो मालिक नहीं है इस प्लॉट का, लेकिन यहाँ चाय की थड़ी लगा के अपना गुजारा कर रहा है। अब सर होता क्या चीज है, अगर इस प्लॉट का मालिक है, सपोज किसी इस प्लॉट का मालिक है ए, ये आकर इसको अगर धक्के देके इलीगलिटीज पजेस्ट कर देता है, वो आके अगर इसको निकाल देता है, तो ये एक्स सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 6 में, सूट फाइल कर सकता है।
लेकिन सेक्शन 6 के साथ एक कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो सर विद इन 6 मंथ्स आना पड़ेगा, आपको 6 महीने के अंदर ही सूट फाइल करना पड़ेगा। और दूसरा नोट अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता। नोट अगेंस्ट गवर्नमेंट, आप सरकार के विरुद्ध सूट फाइल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है सर कि अगर अगर 6 महीने बाद चाय वाला मुझे मिलता है और कहता है कि यार चाय की थड़ी हटा दी गई मेरी, तो मैं उसको कहूंगा अगर 6 महीने निकल चुके हैं तो आप सूट फाइल कीजिए 5 रीड विद 64 के साथ में, धारा 5 सपठित अनुच्छेद 64 में। वो जो सूट होता है वो सूट नॉट बेस्ड ऑन टाइटल होता है। मतलब जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट आपसे ये नहीं कहेगा कि आपका टाइटल क्या है, ठीक है। कोर्ट आपसे टाइटल नहीं मांगेगा, कोर्ट विल नॉट आस्क यू व्हाट टाइटल यू हैव। आप जो सूट फाइल कर रहे हो इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ये जो आप रिकवरी के लिए सूट डाल रहे हो, ये चाय की थड़ी वापस को दी जाए, इसके लिए कोर्ट टाइटल नहीं मांगेगा, इसके लिए कोर्ट टाइटल नहीं मांगेगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं ऑन द सेम थिंग, ऑन द कॉन्ट्रेरी सेम थिंग, अगर मैं बात करता हूं किस चीज के रिगार्डिंग, 65 के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर सूट बेस्ड ऑन टाइटल हो सकता है। सपोज कीजिए मैं एक घर में, सपोज कीजिए एक आदमी वो किसी मकान में रहता है, वहां पर किसी ने कब्जा कर लिया उस मकान पर, उसके टीनेंट जो था किसी किराएदार ने उस मकान पर कब्जा कर लिया है, एंड आई हैव टू फाइल द सूट। कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, नथिंग इज देयर, तो मैं सूट फाइल करूंगा 5 रीड विद 65 में, क्योंकि ये जो सूट है ये होता है सूट बेस्ड ऑन टाइटल। भाई मेरे पास अगर टाइटल है तो मैं सूट फाइल करूंगा। यहाँ पर दोनों सेक्शंस के अंदर ये डिफरेंस होता है। अगर सवाल ये आता है, अगर आप बैरेक्ट देखेंगे ना सर, इफ यू लुक एट द बैरेक्ट में सर 2 लाइन लिखी हुई है इसमें, ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर मैनर इन द प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। बस ये लाइन लिखी हुई है। अब इस लाइन को लिखने से आप 4 नंबर नहीं प्राप्त करेंगे, ये सवाल आएगा तो 4 नंबर में आएगा, ठीक है सर। दूसरा सवाल लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए प्लीज, दूसरा सवाल लिखिए। ये 2021 मेंस में भी आया, मैं सवाल दिखा दूंगा मैं आपको ना सर, ठीक है। सवाल लिखिए, sued by a person dispossessed from immovable property, sued by a person dispossessed from immovable property, sued by a person dispossessed from immovable property, sued by a person dispossessed from immovable property। देखिए मार्क्स लेना आसान है, बहुत इजी एक्ट है, एसआरए एंड लिमिटेशन, दे बोथ आर वेरी इजी एक्ट। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे को समझ ही नहीं आता लिखना क्या है। सेक्शन 6, ठीक है सर, हिंदी में लिखिए, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। सर इस सेक्शन में मतलब इसमें 4 क्लोजेज हैं सर, या इसमें हम कह सकते हैं 4 सब सेक्शन है, 4 उपधाराएं हैं इसमें, ये चारों के चारों आपको मेंशन करनी पड़ेगी, चारों लिखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये, अगर ये 6 नंबर में सवाल आया है तो आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 11, सेक्शन 12, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रावधान भी लिखना है इसमें, ठीक है। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रावधान भी आप इसमें मेंशन कीजिएगा, राजस्थान रेंट कंट्रोल के प्रावधान में मेंशन कीजिएगा। साथ में आप मेंशन करेंगे 145, 147 ऑफ सीआरपीसी, ये भी आप मेंशन करेंगे, क्योंकि वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है, किसी को भी अगर कोई किसी भी व्यक्ति को डिस्पोजेस किया है, बेकब्जा किया है, तो उसको पोजीशन में वापस से करने का। बच्चा क्या करता है सर, जैसे लास्ट ईयर भी मैंने एक सवाल बताया था, ठीक है सर, लास्ट ईयर बताया था, और जब हमारे मॉक्स होते थे तो मॉक्स में स्टूडेंट जब आंसर लिख रहे हैं तो आंसर में क्या कर रहे हैं सर, आंसर लिखते वक्त स्टूडेंट मॉक्स लिखते वक्त क्या करता है सर, इस प्रोविजन को तो आधा अधूरा लिखता है, इस प्रोविजन को तो आधा अधूरा इस प्रोविजन पे कूदता है, आधा अधूरा इस प्रोविजन पे कूदता है। नहीं सर, इसको मेंशन करना पड़ेगा, इसको आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्किप दोस प्रोविजंस, आप इन प्रोविजंस को स्किप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्किप दोस प्रोविजंस सर, ठीक है। केस का नाम लिखिए, अब्दुल रहीम वर्सेस एनएम हाजी। सेक्शन 6 में केस का नाम लिखिए, लिखिए प्लीज, इस केस में क्या बोला है लिखिए प्लीज, अब्दुल रहीम वर्सेस एनएम हाजी, इसमें लिखिए, द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव only the possession and dispossession by the defendant, the plaintiff has to prove only the possession and dispossession by the defendant। वादी को कब्जा, वादी को प्रतिवादी द्वारा कब्जा, वादी को प्रतिवादी द्वारा कब्जा और बेकब्जा साबित करना होगा, कब्जा और बेकब्जा साबित करना होगा। देखिए सेक्शन 6 का सूट भी जो होता है ये भी टाइटल पे फाइल नहीं होता, ठीक है सर, ये सूट भी हम टाइटल पे फाइल नहीं करते,
ये सूट भी हम टाइटल पे फाइल नहीं करते। आप एक बार सेक्शन 6 में अंडरलाइन कर लीजिए लाइन जो यहाँ लिखी हुई है, नॉट विथस्टैंडिंग सेक्शन 6 के क्लोज वन में देखिए, सेक्शन 6 के क्लोज वन में देखिए लास्ट लाइन, नॉट विथस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। क्या लिखा हुआ है हिंदी में देखिए, ऐसे ऐसे अन्य हक के होते हुए भी ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके उसका कब्जा वाद द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे किसी अन्य हक के होते हुए भी, यहाँ पे नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज है, मतलब कि कोर्ट मना करता है कि आपको हक नहीं लेके आना है। अगर चाय की थड़ी लगाता है उसका क्या टाइटल है? उसका कोई टाइटल नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रेस पासर है, वो सिर्फ एक अतिचारी है। तो सर उसके पास ये है। सवाल ये भी आ सकता है कि सेक्शन 6 का सूट सवाल ये भी आ सकता है सर केस ईयर क्या है सर? 1997 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, ठीक है ना। एक लैंडमार्क जजमेंट लिखवाऊं और इस पे सेटल्ड लो है तो लैंडमार्क लिखी हुई फायदा है। अगला केस लिखिए प्लीज इसी के ऊपर, इसी सेक्शन में एक और केस आता है, आईटीसी लिमिटेड वर्सेस अदर हाउसिंग कॉर्पोरेट सोसाइटी। आदर्श हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी 2012 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर ये, इट्स 2012 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसमें लिखिए प्लीज, इसमें लिखिए प्लीज। देखिए ऐसा है कि सेक्शन 6 का जो क्लोज 3 है वो बोलता है कि कोई अपील नहीं हो सकती और नहीं रिव्यू हो सकता है। मतलब ये कहता है कि न तो अपील होगी और नहीं पुनर्विलोकन होगा, ठीक है सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है द रिवीजन मे बी लाई, द रिवीजन मे बी लाई इन सच केसेस, द रिवीजन मे लाई इन सच केसेस। इन मामलों में पुनरीक्षण किया जा सकता है, इन मामलों में पुनरीक्षण किया जा सकता है, इन मामलों में पुनरीक्षण किया जा सकता है, पुनरीक्षण किया जा सकता है। इट मे बी बाय द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है सर। पुनरीक्षण किया जा सकता है, पुनरीक्षण किया जा सकता है, ठीक है सर। अगला लिखिए सवाल प्लीज, जितने प्रोविजंस आपको बताए गए हैं सिर्फ वो का वही लिख के आइएगा। मैं आपको पुराने पेपर्स दिखा दूंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हर एक सवाल जो यहाँ डिस्कस हो रहा है वो आया हुआ है और उसके बाहर जो आएगा वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना सर। ताकि देखिए इस बेच में एडमिशन लेने का जो फायदा है वो ये है कि आपको पता हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, समय आपका बचे वो समझे। और रही बात मेंस के होने की, तो सर मेंस की डेट आने में ही होगी, अब ये दूर नहीं है, मेंस की डेट कभी भी आ सकती है। और जो मेंस है, मेंस सर वो अक्टूबर लास्ट वीक में होने के, मतलब 15 अक्टूबर के बाद, जितना डिले करते जाएंगे 45 दिन उस हिसाब से काउंट कर लीजिएगा 45 दिन उस हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। आज 1 तारीख हो गई तो 45 दिन काउंट करोगे तो 15 अक्टूबर के बाद की डेट आ रही है। तो मतलब मुझे लगता है दिवाली के जस्ट बाद आपका इस बार की दिवाली जो है वो मेंस की तैयारी में निकलेगी, ठीक है सर। अगला लिखिए, what do you mean by recovery of movable property? What do you mean by recovery of movable property? What do you mean by recovery of movable property? विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के, विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के प्रत्युदरण के संबंध में, प्रत्युदरण के संबंध में, प्रत्युदरण के संबंध में इसमें सेक्शन 7 और 8 आते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है सर। इसमें सेक्शन 7 और 8 आते हैं, ठीक है। एक सवाल लिखिए जो मुझे लगता है जो पूछा जा रहा, मुझे लगता है जो पूछा जाएगा अब, ठीक है सर। अब सफिशिएंट टाइम हो चुका है, अमेंडमेंट्स आए एसआरए के अंदर। सवाल लिखिए, व्हाट आर द पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट? व्हाट आर द पावर्स ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट? न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति क्या है? न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति क्या है? इसमें सेक्शन लिखिए 14A। एक सवाल लिखिए, What do you understand by part performance of contract? What do you understand by part performance of contract? What do you understand by part performance of contract? संविदा के भागित पालन से आप, संविदा के भागित पालन से क्या अभिप्राय है? संविदा के भागित पालन से क्या अभिप्राय है? सेक्शन 12 6 नंबर में एक सवाल आने की चांसेस है। 6 नंबर का सवाल लिखिए, 6 नंबर का सवाल लिखिए, What do you mean by specific performance in respect of contract? What do you mean by specific performance in respect of contract? What do you mean by specific performance in respect of contract? What do you mean by specific performance of, what do you mean by specific performance in respect of contract?
संविदा के विनिर्देश पालन के संबंध में क्या अभिप्राय है, संविदा के विनिर्देश पालन के संबंध में क्या अभिप्राय है। बस ये डायग्राम से ज्यादा मत लिख के आना, एक जगह भी नहीं होती वहां पर, ठीक है सर, जगह नहीं होती सर, बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो प्लीज ये प्रोविजंस को ही वहां पर मेंशन कीजिएगा, इसी प्रोविजन को वहां पर मेंशन कीजिएगा सर, ठीक है, इसी प्रोविजन को वहां पर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ से सवाल जो आए मैं वो डिस्कस करूंगा, यहाँ से एसआरए से जो सवाल पूछे गए हैं लास्ट ईयर वो हम देखते हैं। अगला सवाल लिखिए, What do you mean by substituted performance of contract? What do you mean by substituted performance of contract? संविदा के प्रतिस्थापित पालन से क्या अभिप्राय है, संविदा के प्रतिस्थापित पालन से क्या अभिप्राय है, संविदा के प्रतिस्थापित पालन से क्या अभिप्राय है। ठीक है सर, एक बार सेक्शन निकालिए, संविदा के प्रतिस्थापित पालन से क्या, सेक्शन 20 निकालिए एक बार, लास्ट ईयर सवाल आया था, इसमें कहां से स्टार्ट करना है आपको, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ से, अंडरलाइन कीजिए थर्ड लाइन से, सेक्शन 20 में थर्ड लाइन से, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस और प्रॉमिस बाय एनी पार्टी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होना बहुत जरूरी है। हिंदी में देखिए, जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन के पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है, बहुत सारे बच्चों के मैंने आंसर्स देखे कॉपीज के अंदर, तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अगर आप मिस कर रहे हो देन यू वुड सफर लॉस, आपको फिर वो नहीं मिलेगा सर, ठीक है, आपको लॉस होगा, ठीक है सर। एक सवाल लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक प्रोविजंस एज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय, जो सवाल इग्नोर करके जाता है बच्चा वही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग उसी सवाल को पिक कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक प्रोविजंस एज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोविजंस एज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अवसंरचना परियोजना के संबंध में विशिष्ट प्रावधान, अवसंरचना परियोजना के संबंध में विशिष्ट प्रावधान, इसमें लिखेगा 20A 20B 20C और 41HA 41HA, ठीक है सर, और शेड्यूल का भी जिक्र कीजिएगा, इसमें शेड्यूल का भी जिक्र कीजिएगा। अगला सवाल लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिखित की परिशुद्धि से क्या तात्पर्य है, लिखित की परिशुद्धि से क्या तात्पर्य है, सेक्शन 26 सेक्शन 26 है, इसमें सेक्शन 26 में आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगला सवाल लिखिए, वेयर रेसिशन कैन बी गिवन, वेयर रेसिशन कैन बी गिवन, एलिमेंट से सर कुछ नहीं है, अंदर के प्रोविजंस मत पढ़ना, जब से रेसिशन है वो 27 है लेकिन उसका 28 भी आता है 29 भी आता है, तो डोंट गो इन दैट डेप्थ, उस डेप्थ में नहीं जाने का हमने, ठीक है ना सर, 28 आता है 29 आता है 30 आता है, वो सब नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, वेयर रेसिशन कैन बी गिवन, वेयर रेसिशन कैन बी गिवन। अब मैं उसमें भी एक एलिमेंट स्पेसिफिक बता रहा हूँ आपको कि रेसिशन कब दिया जा सकता है, विखंडन कब किया जा सकता है, तो विखंडन की जो शर्तें हैं उनको मेंशन कीजिएगा, 3 नंबर में या 4 नंबर में आ सकता है ऐसा सवाल, उसके ऊपर नहीं आएंगे, ये जो सवाल हम लिख रहे हैं ये 3-3 4-4 नंबर के हैं। अगला सवाल लिखिए, व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर, व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर, रद्दकरण का आदेश कब किया जा सकता है, रद्दकरण का आदेश कब किया जा सकता है, रद्दकरण का आदेश कब किया जा सकता है। अगला सवाल लिखिए, व्हाट इज डिक्लेरेटरी डिक्री, व्हाट इज डिक्लेरेटरी डिक्री एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट, एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट, घोषणात्मक डिक्री क्या है, घोषणात्मक डिक्री क्या है तथा इसका क्या प्रभाव होंगे, तथा इसके क्या प्रभाव होंगे, तथा इसके क्या प्रभाव होंगे, तथा इसके क्या प्रभाव होंगे, ठीक है सर, इट इज 34-35, इट इज 34-35, ठीक है सर। अब 2 सवाल यहाँ से आपको प्रिपेयर करने हैं, 2 सवाल कौन से हैं सर, पहला तो है perpetual injunction when granted, perpetual injunction when granted, शाश्वत आदेश कब दिया जाता है, देयर इज अ लिस्ट, 6 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा सर, डेफिनेटली है, 10 एक सवाल है सर यहाँ से, वही तैयार करने हैं आपको, perpetual injunction when granted, शाश्वत आदेश कब दिया जा सकता है, दैट इज सेक्शन 38, दैट इज सेक्शन 38। अगला सवाल लिखिए, when injunction can refused, when injunction can refused, कब व्यादेश नामंजूर किया जा सकता है, कब व्यादेश नामंजूर किया जा सकता है, कब व्यादेश नामंजूर किया जा सकता है। देखिए लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर जो बच्चे मेरे पास मेंस में थे, लास्ट ईयर जो बच्चे मेरे पास मेंस में थे उन बच्चों को मैंने नेगेटिव एग्रीमेंट बताया था, एंटी सूट इंजंक्शन बताया था, लेकिन सर हाईकोर्ट ये सब नहीं पूछ रहा है, हाईकोर्ट ये सब नहीं पूछ रहा है, हाईकोर्ट इतनी पेक्युलिटीज में नहीं जा रहा है,
ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है हाई कोर्ट का। ऊपर ऊपर से पढ़िए, ऊपर ऊपर से सवाल कीजिए, जितने सवाल बताएं उतने सवालों को कंठस्थ कीजिए, उतने सवालों को लिख लिख के याद कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए, पेपर दीजिए और इस पे कमांड बनाइए। एक पतली कॉपी वही आपका पूरा साधन होना चाहिए, ठीक है सर। 10-12 सवाल कीवर्ड 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 पूरा लिखा हुआ है आपने, और फिर तैयार कीजिए अपनी कॉपी को। यू हैव सफिशिएंट टाइम। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, एक 19 का पेपर दिखाना चाहता हूं मैं आपको। इट वाज ए वंडरफुल पेपर। 19 वाला जो पेपर था ना, ये 19 में हुआ था, सितंबर में थी 18 की वैकेंसी, पर हुई 19 में थी। अच्छा पेपर था ये, एसआरए के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे सवाल थे इसमें। हम सवाल देखते हैं और आपको मजा आएगा सवाल देख के, ठीक है। दैट वाज द पेपर, अच्छा पेपर था ये। अब इसको समझेंगे हम थोड़ी देर में ना, इसको हम समझेंगे। लिमिटेशन का ये सवाल मैं आपको बताऊंगा इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, सवाल ये है, स्टेट इन ब्रीफ वेदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन द रीजन्स वेयर परमानेंट इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड इन द फॉलोइंग केसेस। परमानेंट इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड इन द फॉलोइंग केसेस। क्या इनमें परमानेंट इंजंक्शन ग्रांटेड होगा? तो मैंने आपको बताया था, रिस्ट्रेंट हिज एंड हर स्पाउस फ्रॉम द सेकंड मैरिज। याद कीजिए, मैं आपको सेक्शन 26 बता रहा था, सेक्शन वी वर डिस्कसिंग सेक्शन 26 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चीज को। और मैंने आपको ये चीज बताई थी, मैंने आपको उस टाइम पे भी ये कहा था, मैंने कहा सर ये जो सवाल आया था, ये सवाल पुराने एसआरए के अकॉर्डिंग आया था। पुराना एसआरए जो था उसमें सेक्शन 14 में एक गाइडलाइंस होती थी, वोल्यूशन ऑफ पार्टीज। उसमें एक ग्राउंड था जहां पर स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट होता था। जो चीज जिसमें स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट होता है उस पर इंजंक्शन भी नहीं मिलता। एक बार निकालिए 41। क्या कह रहा हूं मैं सर, जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वहां पर इंजंक्शन भी नहीं होगा। 41 देखिए प्लीज, 41 में आइए, 41 में आइए। 41 में देखिए, ई देखिए, 41 का ई देखिए, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस विच कुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। कहने का मतलब क्या है? कोई संविदा का भंग निवारित करने के ऐसा जिसका विनिर्देश पालन नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप, सुनिएगा बात, अगर आप उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते तो उस पर इंजंक्शन भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सेक्शन 14 जो था पुराना वाला, उसमें ग्राउंड था कि किसी पार्टी की अगर इच्छा नहीं है शादी करने की, या फिर कोई पार्टी नहीं चाहती, तो आप उसके अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं करा सकते। समझ में आई बात? तो एक पूछ रहा था, इन्होंने पूछा था सर कि क्या आप इंजंक्शन ग्रांट करेंगे इन केसेस में? तो आंसर इज नो, क्योंकि जब स्पेस परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होता इन केसेस में तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रांट नहीं होता। 41E की अगर हम बात करते हैं तो समझ में आया? अरे होने वाले बच्चों समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूं? होने वाले स्टूडेंट्स प्लीज समझिए। अब मैसेज लिखिए प्लीज, हाँ या ना कुछ तो लिखिए। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मना करो साहब, पर मुझे बताओ। आप नहीं बताएंगे तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा ना फिर आप लोगों को समझाना वो चीज। कहने का मतलब क्या है सर कि अगर आप स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं ग्रांट कर सकते, संविदा का विनिर्देश पालन नहीं करा सकते, संविदा का विनिर्देश पालन नहीं हो सकता इन जिन मामलों में, वहां पर इंजंक्शन भी नहीं आएगा। 41 का जो हेडिंग है वो पढ़िए आप। 41 का हेडिंग ये कहता है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। तो ई में अगर आप उसकी पालना नहीं करा सकते तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है सर, समझ में आया? ओके, समझ में आई? दूसरा था, तो प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच द स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। हाँ, जिसको स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है, जो चीज स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम परमानेंट ग्रांट कर सकते हैं सर। ठीक है सर, उसके लिए हम परमानेंट ग्रांट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में ग्रांट नहीं होगा, सेकंड केस में ग्रांट होगा। ठीक है सर, समझ में आया सवाल? अगला देखिए और क्या सवाल थे इसमें। ये देखिए, among the following which the contract is specifically enforceable and which is not, explain with the reasons। ठीक है, explain with the reasons। कॉन्ट्रैक्ट टू मेरी, अगेन वही ग्राउंड है सर, सेक्शन 14, सेम ग्राउंड है सर, सेक्शन 14। अब सेक्शन 14 में वोल्यूशन नहीं रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि अभी भी है। वो क्यों है सर? क्योंकि जब पर्सनल क्वालिफिकेशन बाकी वाला पॉइंट है उसमें, अब वो
अमेंड करके उन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी उसका प्रोविजन है। जब भी पेपर हुआ था ना सर, रिमेंबर वन थिंग, जब भी पेपर हुआ था तो उस टाइम पर अमेंडमेंट लागू नहीं हुए थे। ठीक है सर, उस टाइम अमेंडमेंट लागू नहीं हुए थे, ये पेपर हुआ था, क्योंकि एसआरए के अमेंडमेंट्स कब से आए? अक्टूबर 1 से आए, अक्टूबर 1 2018 से आए, और उसके पहले शायद वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूटिव मॉर्गेज डीड इसमें होता है, एन एग्रीमेंट टू सेल द लैंड इसमें भी होता है, इसमें भी होता है सर। ठीक है, इन सब में होगा सिवाय उसको छोड़ के। ठीक है, मैं अब बाकी प्रोविजंस पे भी आता हूँ। दिस इज द 21 पेपर ना, 21 का पेपर था सर ये। दिस इज द 21 का पेपर। अब देखते हैं इसमें क्या सवाल आया सारे का। ठीक है, अभी मैं इसका बताऊंगा ना, ठीक है ना, इस सवाल का आंसर बताऊंगा मैं आपको भी। आगे सर 4 नंबर में आज पूछ लेना उन्होंने, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सूट पर्सन डिस्पोजेस ऑफ मोर प्रॉपर्टी अंडर एसआरए। बिल्कुल ये सेम सवाल सर ये पूछा है इन्होंने। चलिए ठीक है, लिमिटेशन पे आ जाइए। कम टू द लिमिटेशन एक्ट, कम टू द लिमिटेशन एक्ट। अब लिमिटेशन एक्ट के एक एक सवाल करना स्टार्ट करते हैं। प्लीज सवाल को लिख लीजिए, प्लीज सवाल को लिख लीजिए कि व्हाट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट। इसको प्लीज नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को प्लीज नोट करेंगे, इसका आंसर मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है सर, नोट किया इसको। ठीक है, सवाल दो चीजें पूछ रहा है, सवाल दो चीजें पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है कि जब कभी भी डिले कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगती है, सर हम कोर्ट में डिले कंडोन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अपील एंड एप्लीकेशन, विद रेस्पेक्ट टू अपील और एप्लीकेशन को हम डिले कंडोन करते हैं, विलंब के लिए क्षमा कर देते हैं, क्योंकि देखिए सूट के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम पीरियड होता है तो सूट को नहीं करते, लेकिन लेकिन अपील और एप्लीकेशन के लिए टाइम कम होता है तो हम सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाते हैं और डिले कंडोन कर देते हैं। कोर्ट कह रहा है क्या कोई गाइडलाइंस है, इज देयर एनी गाइडलाइंस, क्या कुछ गाइडलाइंस है, क्या कुछ, क्या बातें कोर्ट को ध्यान में रखनी चाहिए जब डिले कंडोनेशन की एप्लीकेशन आती है तब। पहली बात। दूसरी बात बताता है क्या, देखो पहला सवाल तो ये है कि क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, दूसरा सवाल ये बोलता है क्या डिफरेंस ऑफ अप्रोच होता है कोर्ट का जब कोई एप्लीकेशन आती है कोर्ट के सामने। थर्ड चीज पूछ रहा है कि क्या कोई केस लॉज है इसके रिगार्डिंग। तीन चीजें पूछ रहा है। ठीक है सर, तीन चीजें पूछ रहा है कि क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए कोर्ट को, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। तीन चीज सवाल ने पूछी और 6 नंबर का सवाल था ये। सवाल कुछ ऐसे पढ़िए, वो पूछता क्या है उसके अकॉर्डिंग आंसर हमको देने का है। ठीक है, देयर इज ए जजमेंट।
इसके लिए एक जजमेंट है, जजमेंट देखिए। इट्स वेरी लैंडमार्क जजमेंट। ठीक है सर, ये जजमेंट का नाम है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन। मैं अभी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ केस। अभी मैं पूरा केस का नाम भी लिखवाऊंगा आपको। इससे लैंडमार्क जजमेंट, ये तीनों सवाल एक ही केस से पूछ लिए, मतलब इस केस की गाइडलाइंस भी लिखनी है, और गाइडलाइंस में एक गाइडलाइंस स्टेट के बारे में बात करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें पहला सवाल अभी गाइडलाइंस में लिखवाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। हमें जो चीज का आंसर चाहिए, क्या स्टेट, अगर मान लीजिए ये कहना चाह रहा है कि सर जैसे सपोज कीजिए, सवाल कहना चाह रहा है कि सर देखो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाई किसी पार्टी ने, तो क्या अप्रोच होगा कोर्ट का, पहला सवाल। दूसरा, मान लीजिए अगर स्टेट ने अप्रोच किया है टू द कोर्ट, सपोज स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है टू द कोर्ट कि सर डिले कंडोन करवाना है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अमूमन ये बहाना मारते हैं कि सर थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, काम ज्यादा है, इसलिए सर हमारा डिले कंडोन इजीली होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके रिगार्डिंग, वो सुनो। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच देख रहा है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कहता है द फैक्ट दैट इज द स्टेट विच वॉज सीकिंग कंडोनेशन। इस केस में स्टेट को कंडोनेशन चाहिए था, नॉट ए प्राइवेट पार्टी। द कंडोनेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ डिमांड्स दैट ऑल लिटिगेंट्स इंक्लूडिंग द स्टेट एज ए लिटिगेंट आर अकॉर्डेड द सेम ट्रीटमेंट। मतलब स्टेट को भी वही ट्रीटमेंट दो जैसे आप एक नॉर्मल लिटिगेंट को देते हो। नॉर्मल केस फाइल कर रहा है उसको भी सेम ट्रीटमेंट दोगे, स्टेट में जो फाइल कर रहा है उसको भी, मतलब अगर राज्य भी आ रहा है विलंब के लिए क्षमा के लिए आवेदन, विलंब का क्षमा का आवेदन किया है राज्य ने भी, तो भी आप उसको सेम ट्रीटमेंट दोगे। ठीक है सर, आप उसको सेम ट्रीटमेंट दोगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लॉ में। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। इसी की गाइडलाइंस है, अब इसकी गाइडलाइंस हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सवाल आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। प्लीज मैं इसकी गाइडलाइंस आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी गाइडलाइंस आपको लिखवा देता हूँ। किसका नाम लिखिए, किसका नाम लिखिए, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस मुसामात कार्डजी अदर्स। इसको कहते हैं मुसामात, मुसामात कार्डजी, काटीजी एंड अदर्स, 1987 सुप्रीम कोर्ट। इसकी गाइडलाइंस लिखिए प्लीज, इसकी थोड़ी गाइडलाइंस लिखिए, लिखिए। ठीक है ना सर, गाइडलाइंस लिखिए। इसमें लिखिए the burden of proof is strictly upon the burden of proof is strictly upon the applicant, the burden of proof is strictly upon the applicant। सबूत का भार कठोरतम रूप से, सबूत का भार कठोरतम रूप से, सबूत का भार कठोरतम रूप से आवेदक पर होगा, सबूत का भार कठोरतम रूप से आवेदक पर होगा, आवेदक पर होगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, the court will examine the last day of prescribed period, the court will examine the last day of prescribed period full stop, whether there is sufficient cause or not on the last day, whether there is sufficient cause or not on the last day। न्यायालय 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 विहित काल के
अंतिम दिवस देखेगा कि न्यायालय विहित काल के अंतिम दिवस देखेगा कि क्या क्या